नमस्कार छात्र बंधुओं, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर से मैं विवेक यादव आपके अपने इस चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर पे इंग्लिश के पेपर से संबंधित जो कि सेंट्रल आइडिया, जो कि आपको पोयम मतलब कविता का लिखना होता है, इस पे मैं बहुत ही ललन टॉप वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया। किसी भी पोयम अर्थात कविता का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, उस पे कौन-कौन सी बातें आपको अपने अंदर समाहित करनी है, उन सभी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा केंद्रीय विचार, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का आता है। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया जब भी आप लिखेंगे 5 से 7 या 8 लाइन में लिखेंगे, और साथ ही साथ अगर शब्दों की बात करें तो 50 से 70 या 60 वर्ड्स में आप उसको लिखेंगे। तो सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। किसी भी कविता का अर्थात पोयम का यदि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, उसमें आपको 3 पॉइंट्स याद करना है। पहला पॉइंट क्या है कि द नेम ऑफ द पोयम, अर्थात आपके पेपर में तो दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में उस कविता का नाम आपको तो याद ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उस कविता के बारे में क्या याद करना है कि उस जो कविता है, उस कविता का पोएट या पोएटिस, कवि या कवित्री कौन है, उनका नाम याद रखना है। तीसरी बात, आप जिस भी कविता का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, उसका समरी सारांश आपने किताब जब पढ़ रहे थे उसमें क्या कुछ पढ़ा था, उस कविता उस पाठ के बारे में, उसका सारांश आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये 3 बात आपको याद होनी चाहिए। तो आइए आगे हम बात करते हैं क्लास 10th लेसन 1 पोट्री का है, जिसका नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पे आप सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, आप जो है कि बोर्ड के एग्जाम में इस चीज़ को पेपर क्वेश्चन जो भी है आप उसे कैसे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आ गया डस्ट ऑफ स्नो का, 3 दिया रहेगा। अभी आगे हम बात करेंगे, 3 में से किसी एक का ही लिखना रहेगा, ठीक है। तो मान लो आपका आया है डस्ट ऑफ स्नो का, ठीक है, बर्फ के कण जो होते हैं उसके बारे में आ गया। इसको लिखा किसने, आपने याद कर लिया, इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इस कविता डस्ट ऑफ स्नो में जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किन किन बातों पे चर्चा करते हैं, अर्थात इस कविता का समरी सारांश क्या है, उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो कि पोट्री का पहला पार्ट, इसमें कवि क्या करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के सिग्निफिकेंस महत्व को बताने का प्रयास करता है। इसमें क्या होता है, जो पोएट होता है कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का जो मूड होता है वह अनहैप्पी मतलब अपसेट मतलब वो दुखी रहते हैं, ठीक है। और इसमें कौवे की भी बात की गई है और हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष मतलब पेड़ की भी बात की गई है। तो कौवे और धतूरे के वृक्ष को आज के इस मॉडर्न युग में जो है कि अच्छा नहीं माना जाता है, अर्थात इसे अपशगुन माना जाता है कवि के अनुसार, ठीक है। इसमें कवि ने क्या कहा है कि जो कौवा होता है वह मृत्यु अर्थात डेथ का प्रतीक होता है, और जो हेमलॉक ट्री होता है वह पॉइजनस अर्थात जहरीला होता है, इसलिए वह जहर का प्रतीक होता है, पॉइजन का प्रतीक होता है, ठीक है। यही बात इसमें कवि ने किया है। और इन्हीं दोनों के मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, अपने जीवन में कोई महत्व नहीं देते हैं, अर्थात उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के सिग्निफिकेंस महत्व को बताने का प्रयास किया है कवि महोदय इस कविता के माध्यम से। तो आइए हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको। जो सेंट्रल आइडिया हमने कहा 3 दिया रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, और आपका सेंट्रल आइडिया रहेगा 4 नंबर का, और 3 में से किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। फिर से बता दे रहा हूँ, सेंट्रल आइडिया हमेशा आपको पोयम मतलब जो आप कविता पढ़ते हैं पोट्री के अंतर्गत उसका लिखना होता है, ठीक है, जो कि 4 नंबर का होता है। 3 दिया रहेगा, किसी एक का लिखना रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके क्वेश्चन पेपर में, आप उसे आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 8 आप ऐसा हेडिंग देंगे, आगे लिखेंगे सेंट्रल आइडिया। अब मान लो दूसरे का लिख रहे हो, 8वें में दूसरे का, तो आप यहाँ लिखेंगे दूसरा। अब जिस
कविता पे सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कहा गया है, उसका नाम लिख देंगे आप। ठीक है, आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। आपने ऐसा कर लिया तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस पोयम, या आप यहाँ पे द पोयम भी लिख सकते हैं। आगे डबल इन्वर्टेड कामाज के भीतर आपको उस कविता का नाम वो भी ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, आगे लिखना है इस कंपोज्ड या रिटेन, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। बाई के बाद आप उस कवि का नाम लिख देंगे जिसने इस कविता को लिखा, वो भी डबल इन्वर्टेड कामाज के भीतर हाईलाइट कर देना है इस तरह से ब्लैक पेन से। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, दिस पोयम, यह कविता का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, यह कविता जो डस्ट ऑफ स्नो है, इस कंपोज्ड रचा गया है या रिटेन लिखा गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय के द्वारा। इतना आप छोटा सा परिचय दे देंगे कविता के बारे में। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे कि इस कविता के माध्यम से, आगे आपको लिखना है कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कुछ बताना चाहता है अपने पाठकों को। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस, जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक्सप्रेसेस मतलब एक्सप्रेसेस का मतलब व्यक्त करते हैं द सिग्निफिकेंस, एक्सप्रेसेस का मतलब व्यक्त करना है, बताना। ठीक है, तो इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि बताते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के सिग्निफिकेंस, महत्व को, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, जो किसी भी व्यक्ति के मतलब एटीट्यूड मतलब मनोदशा को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के मनोदशा को किस तरह से बदल देती हैं, अर्थात उसी के महत्व को कवि इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कवि महोदय थे वो अपसेट रहते हैं, मतलब परेशान रहते हैं। तो दिया है, आपको अपने हिसाब से बना के लिखना है। ठीक है, तो आपको ऐसा लिख देना है कि द पोएट, जो कवि थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाज इन अपसेट मूड, मतलब उनका मन क्या था, अपसेट था, उदास था। ही वाज स्टैंडिंग, वह खड़े थे, अंडर अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष के नीचे। ठीक है, जो कि धतूरे के वृक्ष को हमने कहा है कि यह पॉइजनस ट्री है, लोग इसे अपशगुन अर्थात अशुभ मानते हैं। ठीक है, लोग इसे ऐसा मानते हैं। तो जो कवि महोदय थे ये इसी अपशगुन वाले अर्थात जहरीले वृक्ष जिसमें सफेद रंग के फूल लगते हैं, हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़े थे। तो अचानक सडनली द क्रो सुक ऑफ, उस मतलब पेड़ के ऊपर से द क्रो सुक ऑफ, कौवे ने सुक ऑफ गिराया, सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण को, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, मतलब धतूरे के वृक्ष से। तो कवि क्या थे, उस धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़े थे। अचानक से क्या हुआ कि धतूरे के वृक्ष से कवि के ऊपर कौवे ने क्या किया कि उसके ऊपर जो स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण जो रुके हुए थे या फिर उस पर जमे हुए थे, अचानक से जब कौवा उस पर बैठा तो टहनियाँ हिली और कवि के ऊपर गिर गए। उस दौरान क्या हुआ, आफ्टर फॉलिंग द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से स्नो के पार्टिकल्स गिरने के बाद, हिज अपसेट मूड, जो कवि थे उनका जो मूड अपसेट था, मतलब वो जो उदास मन में थे, हिज अपसेट मूड, उनका उदास भरा मन, वाज चेंज्ड, बदल गया, इनटू हैप्पीनेस, प्रसन्नता में। अर्थात जब बर्फ का कण उनके ऊपर गिरा तो उनका जो मूड था, बर्फ के कण उनके ऊपर गिरने से वह जो है कि हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता में बदल गया, कन्वर्ट हो गया। एंड ही बिगेन टू एंजॉय द रिमेनिंग टाइम ऑफ द डे, और शेष जो रिमेनिंग टाइम था ऑफ द डे मतलब दिन का बचा हुआ जो शेष टाइम था, ही बिगेन टू एंजॉय, वह उसका आनंद लेने लगे। अर्थात जो समय कवि महोदय अपना पूरा दिन, अगर बर्फ का कण उनके ऊपर नहीं गिरा होता तो क्या करते, पूरा दिन वह दुखी रहते। और यदि कौवा और हेमलॉक ट्री के पास न जाते तो वहां एक घटना उनके साथ नहीं घटित होती, मतलब छोटे से बर्फ के कण ने और ये जिन्हें लोग क्या करते हैं अपशगुन मानते हैं, इन दोनों ने, कौवे और हेमलॉक ट्री ने क्या किया, उनके शेष बर्बाद होने वाले दिन के पूरे समय को क्या किया, बचा लिया और उनके अपसेट मूड को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कवि ने यही छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को बताने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी सेंट्रल आइडिया देखें, समझें और लिखें और अच्छा नंबर प्राप्त करें। चलिए
हम फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही तमाम बोर्ड से संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।